हेलो स्टूडेंट, आज हम इंडियन ज्योग्राफी के सबसे महत्वपूर्ण खंड के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। इंडियन ज्योग्राफी के इस खंड के अंतर्गत अब तक के सबसे अधिक प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इस खंड में जो ये हमारा टॉपिक क्या है, भारत के हिमालय, पर्वत, पठार, मैदान एवं दर्रा पासेस के बारे में हम इस टॉपिक में बात करेंगे। ये हमारा आज का सेशन का प्रमुख टॉपिक है। ठीक है, तो सबसे पहले इस खंड के अंतर्गत हम क्या क्या पढ़ेंगे उसका इंडेक्स बना लेते हैं। नोट्स बनाते चलिएगा। ठीक है, इंडेक्स के बात करते हैं कि इस महत्वपूर्ण खंड के अंतर्गत हम क्या क्या डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम हिमालय और वर्गीकरण देखेंगे, हिमालय के बारे में और इसका वर्गीकरण हम देखेंगे। ठीक है, ओके। उसके बाद हम विभिन्न मैदान वर्गीकरण, विभिन्न जैसे गंगा का मैदान, ब्रह्मपुत्र का मैदान इत्यादि हम बात करेंगे इस खंड में। उसके बाद तटीय मैदान, कोस्टल प्लेन के बारे में बात करेंगे, जैसे पश्चिमी तट, पूर्वी तट, ऐसे हम बात करेंगे। ठीक है, उसके बाद से हम बात करेंगे, अगला टॉपिक हमारा होगा पर्यादीपीय पठार व क्षेत्रीय अध्ययन, मतलब पर्यादीपीय पठार के बारे में बात करेंगे और इसके अंतर्गत जो हमारा क्षेत्रगत अध्ययन है उसके बारे में हम बात करेंगे, जैसे पूर्वी भारत के पठार, छोटा नागपुर पठार, मेघालय के पठार इट्सेट्रा। ओके, उसके बाद हम बात करेंगे, अगला टॉपिक हमारा होगा दक्षिणी पहाड़ी क्षेत्र। दक्षिणी पहाड़ी क्षेत्र में वही हम बात करेंगे, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी क्या है, कौन कौन सी पासेस है, इट इज़, और बात करेंगे। उसके बाद छठा में हम बात करेंगे पश्चिमी घाट व पूर्वी घाट। ठीक है, पश्चिमी घाट वो पूर्वी घाट। उसके बाद सातवां टॉपिक हमारा होगा द्वीप। द्वीप तो मैंने पहली क्लास में आपको लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार बता दी गया, और भारत का अन्य जो द्वीप है उसके बारे में हम इस सेशन में डिस्कस करेंगे। आठवां नंबर में हम बात करेंगे पासेस, दर्रा के बारे में, पासेस भारत के विभिन्न दर्रे। ठीक है, और नौवां नंबर में हम अभ्यास प्रश्न करेंगे कि किस तरह के इस चैप्टर से प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, ये हम बात करेंगे इस खंड के अंतर्गत। तो चलिए सबसे पहले हम इस सेशन को प्रारंभ करते हैं। आप कॉपी कलम नोट्स बनाते चलिएगा मेरे साथ। ये खंड काफ़ी इम्पोर्टेंट खंड है इंडियन ज्योग्राफी के अंतर्गत, और इस खंड से काफ़ी अधिक एग्ज़ाम में सवाल देखने को मिलते हैं, इसीलिए इसे आप थोड़ा लाइटली मत लीजिएगा। ठीक है, इसी तरह आप मैप बना लीजिए, क्योंकि मैंने पहले ही क्लास में आपको मैप बनाने के लिए बताया हूँ, और जिस तरह से मैं ड्रॉ कर रहा हूँ डायग्राम, उसी तरह आप डायग्राम में ड्रॉ करते चलिए, ताकि आपको याद करने में आसानी होगी। ठीक है, तो क्या क्या सबसे पहले बात करेंगे, ये जो हमारा खंड है, ऐसे डायग्राम आप ड्रॉ कर लीजिए। उसके बाद ये जो पार्ट है भारत का, ये जो पार्ट है भारत का, ये जो भारत का पार्ट है ना, ये जो भारत का पार्ट है, ये क्या है पता है, ये पहाड़ है, सिर्फ वो पहाड़ है, पर्वत है। ठीक है, ये पहाड़ और पर्वत है, इसको हमको अध्ययन करना है। उसके बाद से ये जो क्षेत्र है, यहाँ से यहाँ तक, ये जो क्षेत्र है, ये पूरा क्या है, ये पूरा मैदान है, ये पूरा मैदान है। ठीक है, जो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों ने, इसे सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र के नदियों से बना है, इसको बोलते उत्तरी भारतीय मैदान। ठीक है, ये बृहद मैदान है, इस खंड हो गया है। उसके बाद ये हमारा जो पार्ट है, ये जो पार्ट है, ये पार्ट है, ये डेजर्ट है। डेजर्ट मतलब मरुस्थल है। ठीक है, मरुस्थल है, ये मरुस्थल पार्ट है, ये हॉट डेजर्ट है। ठीक है, और इसको कहा जाता है कोल्ड डेजर्ट, लद्दाख वाला क्षेत्रों को। ठीक है, और ये जो है ना, ये जो खंड है इसको बोलते हैं पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट हम देखेंगे, इसके बारे में विस्तार पूरा डिटेल से बात करेंगे। आप सिर्फ वर्गीकरण कर लीजिए कि कहाँ कौन सा क्षेत्र है, तब आपको मैप देखने आसानी होगी। ये आपका हो गया पूर्वी घाट। ठीक है, और ये जो
बीच का रीजन हुआ, ये जो त्रिभुज आकार में है, इसको बोलते हैं प्रायद्वीपीय पठार। ओके, ये आप लिख लीजिए, इसी तरह मैप में ड्रॉ कर लीजिए। सबसे पहले आप पहाड़, इसे पहाड़ का सिंबल दे दीजिए, पहाड़, ये मैदान हो गया, इस क्षेत्र को मैदानी क्षेत्र है, ये प्रायद्वीपीय पठार, ये मरुस्थल है जो राजस्थान वाला रीजन हो गया, ये पश्चिमी घाट, ये पूर्वी घाट। ठीक है, ओके, इतना लिख ले। अब आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं, सबसे पहला टॉपिक हमारा जो है हिमालय व इसका वर्गीकरण। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हिमालय। हिमालय जो बना है ना, ये सबसे लेटेस्ट है। ठीक है, हिमालय जो बना है ये सबसे लेटेस्ट है। इसमें पहला पॉइंट आपको क्या लिखना है, सबसे पहला पॉइंट लिखना है कि ये यंगेस्ट है। हिमालय के बारे लिखना है, ये यंगेस्ट है। ठीक है, यानी क्या है, नवीन है, नवीन वलित पर्वत है। वलित पर्वत कहने का मतलब दो प्लेटों के टकराहट से बना मैदान। ठीक है, जब दो प्लेट टकराती है बीच में, तो बीच का भाग जो होता है ना उठ जाता है, तो उससे जो हिमालय, उससे जो पहाड़ बनता है उसको वलित पर्वत कहा जाता है, उससे जो पर्वत बनता है। ठीक है, तो हिमालय किस प्रकार के एक पहाड़ है, ये यंगेस्ट है और नवीन वलित पर्वत है। एग्जाम में कभी कभी डायरेक्ट पूछ लेता है कि हिमालय किस प्रकार के पर्वत है, वलित पर्वत, उसका बृहस्पति पर्वत और अवसादी। ठीक है, अवशिष्ट, अवसादी, इस प्रकार से एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेते हैं, इसलिए ये जानना बहुत ही जरूरी है। ठीक है, अब हम बात करेंगे इसका ये किस आकार में फैला हुआ है। तो हिमालय किस आकार में फैला, इससे हिमालय जो है ना ये चपाकार आकार में फैला हुआ है। इसका आकार ये कहाँ से फैला है, ये नंगा पर्वत। ठीक है, ये नंगा पर्वत कहाँ, जम्मू कश्मीर से लेकर नामचा बरवा तक, नामचा बरवा तक। ठीक है, नामचा बरवा पर्वत तक। नामचा बरवा पर्वत कहाँ पर है, तो ये अरुणाचल प्रदेश में है, अरुणाचल प्रदेश में है। ओके, यहाँ से यहाँ तक। और ये जो मोड़ आता है ना, इसको कभी कभी आपको किताब में या कहीं पर मिल जाएगा, इस मोड़ को बोलते हैं सिंटैक्सियल बैंड। ठीक है, इस मोड़ को क्या बोलते हैं, सिंटैक्सियल बैंड, यानी तीक्ष्ण मोड़। ये किस आकृति का है, ये चपाकार है। और यहाँ से यहाँ तक जो है, यहाँ से यहाँ तक ये 2400 किलोमीटर है। ठीक है, 2400 किलोमीटर है। ओके, और इतना ही जानना है आपको, बाकी और डिटेल में तो ये इसकी उत्पत्ति कैसी हुई है, ये सब सिद्धांत यूपीएससी के लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। आपको सिर्फ इतना ही जानना है कि हिमालय किस प्रकार के पर्वत है, इसका विस्तार कितना है और कहाँ से कहाँ तक इसका विस्तार है। ठीक है, ये अब इसका हम वर्गीकरण देखते हैं। अब इसका हम वर्गीकरण देखते हैं, क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण यानी क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन शायद नीचे दिया हुआ, हाँ ये है इसका क्लासिफिकेशन। ठीक है, ये इतना लिख लिए। उसके बाद ये क्लासिफिकेशन, सबसे पहले हिमालय को बांटते हैं क्लासिफिकेशन। ठीक है, तो सबसे पहला जो हो गया है, ये जो यहाँ पर जो है इसको बोलते हैं ट्रांस हिमालय, पहला ट्रांस हिमालय। इसको बाद ये जो हो गया है इसको बोलते हैं महान हिमालय। ये बनने के क्रम है, सबसे पहले ट्रांस हिमालय बना है, महान हिमालय बना है, उसके बाद तीसरा नंबर लघु हिमालय, सबसे लास्ट में जो बना है, सबसे लास्ट में वो है शिवालिक, वो है शिवालिक। ठीक है, एग्जाम में डायरेक्ट ये क्रम पूछता है कि निम्न को आरोही क्रम में सजाए। जैसे सबसे पहले क्या बना है, ट्रांस हिमालय, ट्रांस हिमालय के एक अन्य नाम क्या होता है, पार हिमालय है। दूसरे नंबर में कौन बना है, महान हिमालय, इसको किन नामों से, हिमाद्री भी कहा जाता है या बृहद हिमालय भी कहा जाता है। तीसरा कौन बना है,
लघु हिमालय या मध्य हिमालय या हिमाचल, ठीक है। और सबसे लास्ट में जो बना है वो है शिवालिक, इसको बोलते, ये शिवालिक बना है और ये यंगेस्ट है, ठीक है। ये हमारा क्लासिफिकेशन भी हो गया है। अब हम इसके बारे में एक एक करके बारे में बात करते हैं, ठीक है। एक एक करके हम बात करते हैं। ठीक है, इतना तक लिख लिए। आपको याद रखना है कि किन क्रम, ये मैंने क्रम में लिख दिया, बनने का क्रम, बनने का क्रम। सबसे पहले ट्रांस हिमालय या पार हिमालय, दूसरी नंबर में महान हिमालय या हिमाद्री या बृहद हिमालय, तीसरी नंबर में लघु हिमालय, मध्य हिमालय या हिमाचल, चौथी नंबर में शिवालिक बना है, ठीक है। ओके, अब एक एक का हेडिंग डालिए, ठीक है। पहला हेडिंग डालिए, इसका पहला हेडिंग क्या होगा? पहला हेडिंग हम किसके बारे में बात करते हैं? ट्रांस हिमालय या पार हिमालय। पहला हम बात करेंगे ट्रांस हिमालय या पार हिमालय, ठीक है। ट्रांस हिमालय या पार हिमालय, ओके। ट्रांस हिमालय और पहाड़ हिमालय के बारे में बात करते हैं तो सबसे पहले यहाँ पर एक सीक्वेंस याद रखना है। किन सीक्वेंस में बना है? सबसे पहले इसके अंतर्गत जो आता है काराकोरम, ये देखिए सीक्वेंस में काराकोरम, उसके बाद लद्दाख, उसके बाद जास्कर, उसके बाद पीर पंजाल, उसके बाद शिवालिक, ठीक है। ये आपको याद रखना है क्रम में, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल, शिवालिक, ओके। ये क्रम पूछता है एग्जाम में, इसलिए आपको बता रहा हूँ कि ट्रांस हिमालय के अंतर्गत ये है काराकोरम है, लद्दाख है, जास्कर है, पीर पंजाल है, शिवालिक। क्योंकि काराकोरम के अंतर्गत एक केटू है जो भारत का सर्वोच्च चोटी है। तो सबसे पहले काराकोरम के बारे में हम देख लेते हैं। ट्रांस हिमालय हेडिंग, इसके बाद से ये सीक्वेंस लिख लीजिएगा। काराकोरम, लद्दाख पहला सीक्वेंस लिखिए, काराकोरम, दूसरी में लद्दाख, तीसरी में जास्कर, चौथी पीर पंजाल और लास्ट में शिवालिक। ये क्रम में लिख लेना, ठीक है। 4 क्रम नोट करके लिख लेना। तो सबसे पहला क्रम जो है एक काराकोरम है, काराकोरम, ठीक है, काराकोरम है। काराकोरम का एक अन्य नाम जो है, एक अन्य नाम, काराकोरम का एक अन्य नाम है, इसको कृष्णगिरी भी कहते हैं, कृष्णगिरी भी इसके नाम से जाना जाता है। और काराकोरम में जो है ना केटू गॉडविन, केटू इसको बोलते हैं गॉडविन ऑस्टिन, गॉडविन ऑस्टिन, ऑस्टिन, ठीक है। केटू गॉडविन ऑस्टिन जो है ना, ये भारत की सर्वोच्च चोटी है, याद रखना। भारत का सर्वोच्च चोटी कहाँ पर स्थित है? काराकोरम में है, सर्वोच्च चोटी है। ये 8611 मीटर है। ये देखिए काराकोरम, यहाँ पर है काराकोरम, लद्दाख श्रेणी में है काराकोरम। ये भारत की सर्वोच्च चोटी है केटू गॉडविन ऑस्टिन। कहाँ स्थित है? काराकोरम में। मैप में देखिएगा, मैप देखने से आपको याद जल्दी होगी, ठीक है। सबसे बड़ी बात हो गया काराकोरम हो गया, और यहीं पर, ठीक है, इस रीजन में, इस रीजन में एक नोट करके लिख लेना, इस रीजन में एक ग्लेशियर है, ग्लेशियर मतलब हिमनद, ठीक है, सियाचिन। अपने नाम भी सुना होगा कि हमारा सैनिक एक ऊंचे स्थान है, हमारा सैनिक सियाचिन पर रहते। ये काफ़ी ठंडा स्थान है, यहाँ से चारों ओर निगरानी करते हैं, सियाचिन, ठीक है। ये क्या है? विश्व का दूसरा सबसे बड़ा है, दूसरा सबसे बड़ा ग्लेशियर है, ग्लेशियर या हिमनद, ठीक है। याद रखना सियाचिन, सियाचिन, ओके। ये भारत का यहाँ एक सियाचिन जो है ना एक ठंडा स्थान है, और ये ऊंचे क्षेत्रों में, यहाँ पर जो सैनिक रहता है, यहाँ से चारों ओर भारत के जो पड़ोसी देश है उस पर नज़र रखते हैं सियाचिन में, ठीक है। ये विश्व का दूसरा सबसे बड़ा ग्लेशियर या हिमनद है। इसमें इतना ही, काराकोरम में आपको इतना ही याद रखना है, ठीक है। उसके बाद दूसरे नंबर में जो होता है श्रेणी में लद्दाख श्रेणी, लद्दाख, ठीक है, लद्दाख श्रेणी। यहाँ का जो सर्वोच्च चोटी है, लद्दाख की जो सर्वोच्च चोटी है, सर्वोच्च चोटी है वो है राकापोसी,
राकापोशी, ठीक है। लद्दाख जो होता है ना, लद्दाख ये जल विभाजक का काम करता है। जल विभाजक यानी वाटर डिवाइडेड के कहने का मतलब जल विभाजक कहने का मतलब जो दो नदियों के बीच ये स्थित है। जैसे ये ऊपर में हो गया श्योक और नीचे हो गया सिंधु, इसके बीच में कौन सा श्रेणी है? लद्दाख श्रेणी, यानी जल विभाजक का काम करता है श्योक और गिलगित के मध्य, ठीक है। तो हमारा पहला वर्गीकरण का पहला पॉइंट हमारा कंप्लीट हो चुका है। ट्रांस हिमालय और पार हिमालय, इसमें आपको सीक्वेंस याद रखना है। काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीरपंजाल और शिवालिक, ये नॉर्थ से ले साउथ तक इसको क्रम में सजाने के लिए एग्जाम में पूछ सकता है, ठीक है, और पूछा भी गया है, इसमें कोई संदेह नहीं है। काराकोरम के बाद लद्दाख जो इम्पोर्टेंट बात हो गई है। अब हमारी दूसरी जो हेडिंग है वो दूसरी है, ठीक है, दूसरी हिमाद्री या बृहद या महान हिमालय, ठीक है। ये महान हिमालय ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ओके, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है। ठीक है, हिमाद्री या बृहद हिमालय बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर विश्व की सर्वोच्च ऊंची चोटी, विश्व की सर्वोच्च ऊंची चोटी जो है ना, सर्वोच्च चोटी यहीं पर स्थित है। चोटी जो है ना, यहीं चोटी स्थित है बृहद या महान हिमालय में। जैसे विश्व के सर्वोच्च चोटी कौन सा हो गया है? ये माउंट एवरेस्ट हो गया, माउंट एवरेस्ट। ये 8,848 मीटर है नेपाल में, ठीक है। इसमें एक ड्रॉ अप कर लेना इस तरीके से, जैसे मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, इस तरह आप एक ड्रॉ कर लीजिए मेरे साथ सीक्वेंस में। याद रखना सीक्वेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम में अब सीक्वेंस ही पूछा जाता है कि क्रम में सजाइए, ठीक है। तो ये हो गया है, ये हो गया आपका नंगा पर्वत, नंगा पर्वत। ये हो गया जम्मू कश्मीर, ये हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, यहाँ पर नेपाल है, उसके बाद सिक्किम, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश यहाँ पर हो गया, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। तो जैसे जम्मू कश्मीर में मैंने बताया था काराकोरम, तो यहाँ पर एक चोटी है K2, ठीक है। उत्तराखंड में है भागीरथी, नंदा देवी। इसमें से आपको नंदा देवी याद रखना है, क्योंकि नंदा देवी उत्तराखंड की जो है ना सर्वोच्च चोटी है, सर्वोच्च चोटी है उत्तराखंड की नंदा देवी, ठीक है। नेपाल के मैंने एक ट्रिक्स बनाया डैम्स, ठीक है, डैम्स। तो डी से हो जाएगा धौलागिरी सीक्वेंस में, ठीक है। ये वेस्ट से लेकर यानी पश्चिम से लेकर पूरब, ये सीक्वेंस है, ओके। डैम्स धौलागिरी, ए से हो गया अन्नापूर्णा, और एम से हो गया मनसालू, और डी एस से हो गया सागरमाथा, ठीक है, सागरमाथा हो गया। ये सीक्वेंस में है 61 मीटर। बस अब किसी को, अरे यार, इतना धौलागिरी के सिर को याद रखना है, ओके। डैम्स हो गया। नेपाल के भी सर्वोच्च चोटी के बारे में हम बात कर लिए। अब सिक्किम का एक जो है, सिक्किम का वो है, ये सिक्किम का है एक कंचनजंगा, ये जो है 8,598 मीटर है, ठीक है। और याद रखना सिक्किम जो है ना पर्वतीय क्षेत्र का सबसे ऊंचा चोटी है, ओके।
उसके बाद यहाँ तो पूर्व में बात हो गया नामचा बरवा, अच्छा बरवा, ठीक है। तो हिमाद्री या बृहद हिमालय के बारे में, ये विश्व के सर्वोच्च चोटी यहीं पर स्थित है, माउंट एवरेस्ट जो विश्व के सर्वोच्च ऊंची चोटी नेपाल में है। उसके बाद एक हम डायग्राम ड्रॉ किए जो पश्चिम से पूर्व की ओर क्रम में व्यवस्थित किए। सबसे पहले नंगा पर्वत जो जम्मू कश्मीर में है, उसके बाद जम्मू कश्मीर, उसके बाद हिमाचल प्रदेश। अगर भारत के मैप देखेंगे तो ऐसे सीक्वेंस में उत्तराखंड, नेपाल, सिक्किम, यहाँ पर भूटान है तो भूटान में कोई पहाड़ होने की वजह से इसे छोड़ दिया। ये है अरुणाचल प्रदेश। तो उत्तराखंड में आपको भागीरथी और नंदा देवी दो है, तो नंदा देवी को आपको याद रखना है क्योंकि ये उत्तराखंड की सर्वोच्च चोटी है। नेपाल में 4 याद रखना है। डैम्स से में डी से धौलागिरी हो गया 8167 मीटर, ए से अन्नपूर्णा, एम से मनसालू, एस से सागरमाथा। इसका अब जो मीटर है ना, इसका मीटर जितना कितनी ऊंचाई है आप गूगल के सहायता ले सकते हैं क्योंकि प्रत्येक बुक में अलग अलग दिया हुआ है इसीलिए। उसके बाद सिक्किम में कंचनजंगा है जो 8598 है और अरुणाचल प्रदेश में नामचा बरवा है। ये आपको क्रम से मैंने बता दिया, याद करने का तरीका भी मैंने बता दिया है, ठीक है। अगर और उत्तराखंड को अगर याद रखना आपको तो बद्रीनाथ याद रख सकता है, ठीक है, और एक कामेट, ठीक है। अगर उत्तराखंड को आप याद रखना है तो एक ट्रिक है BKBA, बक्कन याद रख सकता है, बक्कन, ठीक है, बक्कन। उत्तराखंड में क्या है, बक्कन। बी से बद्रीनाथ, बी से भागीरथी, के से कामेट, एन से नंदा देवी। नेपाल में क्या याद रखना है, डैम्स, ठीक है। उत्तराखंड में बक्कन, नेपाल में डैम्स, ओके। सिंह जैसा है, सिक्किम में सिंह है तो उसमें कंचनजंगा एक है, नामचा बरवा, ठीक है। इतना आपको याद रखना है हिमाद्री या बृहद या महान हिमालय में, ठीक है। मध्य हिमालय में आपको ज़्यादा विशेष बात याद रखने की कोई आवश्यकता नहीं, सिर्फ एक चीज़ याद रखना, मध्य हिमालय में, मध्य हिमालय या लघु या हिमाचल जो भी आए एक ही है, ठीक है, जो भी आए एक ही है। इसमें याद रखना, सिर्फ एक चीज़ याद रखना कि मध्य हिमालय जो है, मध्य हिमालय या लघु हिमालय जो है, ये सबसे बड़ी ये क्या है कि यहाँ सबसे बड़ी प्रसिद्ध चीज़ क्या है कि यहाँ पर जो घास के मैदान हैं, मध्य हिमालय या लघु हिमालय जो घास के मैदान पाए जाते हैं, घास के मैदान, उसको क्या कहा जाता है, कश्मीर में मर्ग कहा जाता है। कहाँ कहा जाता है, कश्मीर में, जैसे गुलमर्ग, ठीक है, ओके। उत्तराखंड में क्या कहा जाता है घास के मैदान को, बुग्याल। कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है कि बुग्याल क्या है, इसीलिए आपको ये बता दिया। बस लघु हिमालय में इतना याद रखना है और शिवालिक में सिर्फ ये इतना याद रखना है कि ये सबसे लास्ट में बना इसलिए ये यंगेस्ट है, ओके। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे भारत के बृहद मैदान, हेडिंग डाल लीजिए, ठीक है, भारत का बृहद मैदान, ठीक है। तो सबसे पहले एक सवाल आता है, एग्जाम में तो नहीं पूछेंगे लेकिन सवाल आता है कि मैदान, व्हाट इज द फील्ड, प्लेन, मैदान क्या है। तो मैदान क्या है, तो मैदान एक निम्न भूमि होता है जो समतल होती है, ठीक है, निम्न भूमि है जो समतल है, ये मैदान है। बस इतना ही आपको मैदान में याद रखना है। मैदान का अगर वर्गीकरण हम देखेंगे तो सबसे इम्पोर्टेंट जो इसका 2 वर्गीकरण होता है। इसका अगर हम वर्गीकरण देखें तो इसका वर्गीकरण 2 आधारों पर की जाती है। वर्गीकरण एक अक्षांश, एक अनुदैर्ध्य। तो आपको इतना इम्पोर्टेंट, जैसे कि अक्षांश दृष्टि से अगर देखा जाए, एक अक्षांश दृष्टि से, एक अनुदैर्ध्य दृष्टि से, ठीक है। अक्षांश दृष्टि से आपको क्या पढ़ना है, भाबर, तराई, बाढ़ का मैदान, बाढ़ के मैदान में जैसे हो गया बांगर और खादर, और एक डेल्टाई मैदान। अनुदैर्ध्य के अगर देखेंगे तो राजस्थान का मैदान, पंजाब व हरियाणा का मैदान, ठीक है, गंगा का मैदान, ब्रह्मपुत्र का मैदान,
मैदान। ठीक है, तो हमको अनुदैर्ध्य की दृष्टि से ये नहीं पढ़ना है, क्योंकि जो गवर्नमेंट जॉब है ये एसएससी लेवल तक के इसमें नहीं पूछने की संभावना है। ठीक है, हमको क्या पढ़ना है, हमको अक्षांश दृष्टि से ये भाबर पढ़ना है, तराई और भांगर खादर, क्योंकि पूछ लेता है एग्जाम में कि भांगर क्या होता है, खादर क्या होता है, इसीलिए हमको सिर्फ ये पढ़ना है, इसको नहीं पढ़ना है। ठीक है, इसको हमें नहीं पढ़ना है। ठीक है, इसको हमें क्या है, नहीं पढ़ना है। ठीक है, तब हमको अब हेडिंग डालना है भाबर व तराई। तराई, ठीक है, ये डायग्राम बना लीजिए मेरे साथ आप। ओके, ये नदी है, ये नदी है। ठीक है, जब नदी बहती है ऊपर से, जब नदी बहती है तो अपने साथ क्या लाती है, जब नदी बहती है तो अपने साथ क्या होता है, बड़े बड़े पत्थर खड़े लाते हैं, यानी पत्थर स्टोन लाते हैं, गाद भी लाते हैं, स्टोन भी लाते हैं। जब पत्थर लाते हैं तो यहाँ पर ये जमा कर देते हैं, ऐसे ये खड जमा कर देते हैं। ठीक है, पत्थर लाके यहाँ पर ये जमा कर देते हैं। जब यहाँ पर जमा कर देते तो क्या होता है, यहाँ पर पानी बहुत कम आता है, बहुत कम। ठीक है, यहाँ पर बहुत कम पानी आता है, यहाँ पर धीरे धीरे पानी बहुत यहाँ आके जमने लगता है पानी। ठीक है, तो जहाँ पर खड जमा किया, जहाँ पर पत्थर जमा किया, इस क्षेत्र को कहते हैं भाबर। भाबर, ठीक है, ये 810 किलोमीटर चौड़ाई होती है इसके। उसके बाद नीचे जो होता है, ये थोड़ा थोड़ा पानी अगर जमा किया है, जो दलदली बना है, उसको बोलते हैं तराई। तराई, बस। और एक पॉइंट इसमें रखना है आपको याद, भाबर में क्या होता है, नदी विलुप्त हो जाती है, क्योंकि पत्थर जमा होता है, नदी का पानी विलुप्त हो जाता है, विलुप्त, पत्थरों में उसके विलुप्त हो जाता है। और तराई में क्या होता है, तराई में पुनः प्रकट होती है नदी, प्रकट और दलदली यहाँ पर बना देता है। ठीक है, प्रकट और क्या कर देता है, पानी आके जमा होकर दलदली बनता है। जब दलदली पूरा बन जाएगा तो जाहिर सी बात है कि मच्छर होता है, पूरा मच्छर आ जाता है। इससे क्या होता है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है, तराई क्षेत्र को मलेरिया पेटी कहा जाता है, क्योंकि मच्छर से काटने से तो मलेरिया बीमारी होती है, इसलिए इसे मलेरिया पेटी कहा जाता है। ठीक है, खेती की दृष्टि से ये उपयुक्त नहीं है, आपको इतना याद करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपको इतना याद रखना है। अगर इसको देखेंगे तो 1520 किलोमीटर चौड़ाई। ठीक है, भाबर क्या है आपको समझ में आ गया, तराई क्या है समझ में आ गया। जब नदी ऊपर से आते हैं तो अपने साथ बड़ी बड़ी खड लाते हैं, पत्थर लाते हैं, वो जमा कर देते हैं, उस क्षेत्र को हम भाबर कहते हैं। धीरे धीरे पानी रिस के उसके नीचे आते हैं और वो क्या कहते हैं, पानी वहाँ जमा हो जाता है, इससे क्या होता है, दलदली बन जाता है पूरा, और दलदली बनने से वहाँ पर मच्छर होता है, मच्छर से मलेरिया का बीमारी फैलता है, इसलिए इसे मलेरिया पेटी कहा जाता है। मलेरिया पेटी किस क्षेत्र को कहा जाता है, तो तराई क्षेत्र को कहा जाता है। ठीक है, तराई क्षेत्र को कहा जाता है। ये हो गया। अब हम बात करेंगे बाढ़ का मैदान। बाढ़ का मैदान, बाढ़ का मैदान में हमको दो चीज़ पढ़ना है। बाढ़ के मैदान में दो चीज़ पढ़ना, एक होगा बांगर, एक हो गया खादर। ठीक है, एक हो गया बांगर, एक हो गया खादर। इसको थोड़ा नीचे कर लेता हूँ ताकि दिक्कत ना होगी। हाँ, अब ठीक है। ठीक है, ऐसे जब नदी बहती है, ऐसे नदी बहती है, जब नदी बहती है तो कहीं पर भी तो अपना जल वो गिराएगी। यहाँ मान लेते हो गड्ढ कर दिया। ठीक है,
तो जब नदी बहती है इस क्षेत्र से तो ये साइड साइड में थोड़ा थोड़ा सा ये अवसाद इसे साइड साइड में अवसाद क्या होता है, जम जाता है साइड साइड में। ठीक है, ये साइड साइड में क्या होता है, अवसाद जम जाता है। अवसाद किसे कहते हैं पता है ना, जो अपने साथ जो वो लाते बहाकर। उसके बाद पानी जब यहाँ पर वो गिराता है, पानी पर यहाँ जो गिराता है तो ये क्या होता है, धीरे 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 यहाँ पर अवसाद भरने लगता है। अवसाद भरने लगता है, धीरे धीरे भर जाता है। तो पानी क्या करता है, अवसाद भर जाता है। तो कभी कभी पानी इस क्षेत्र में आ जाता है। तो ये जो साइड का क्षेत्र है जो बहा के लाता है अवसाद, ये जो साइड का क्षेत्र जो है ये, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं खादर। सॉरी, इसको खादर नहीं, इसको हम बांगर कहेंगे। और इस क्षेत्र जो पानी हर समय आते रहता है उसको क्या बोलते हैं, खादर। ठीक है, तो खादर में क्या होता है कि हर समय पानी आते रहता है। पानी देखो आते रहता है, इसलिए यहाँ पर नया मिट्टी बनते रहता है, नया मिट्टी बनते रहता है। इसलिए इसको क्या कहा जाता है, नवीन जड़ोल, नवीन जड़ोल। और यहाँ क्या होता है, नदी के पानी बहुत कम रेयर में पहुँचता है। यहाँ हर साल बाढ़ नहीं आता है। बांगर क्षेत्र में हर साल बाढ़ नहीं आता, क्योंकि नदी बहुत रेयर, जब गाद भर जाता है तभी नदी वो जाता है, बहुत रेयर आता है। इसलिए इसको क्या कहा जाता है, पुराने जड़ोल। बस इतना आपको पढ़ना है और कुछ नहीं पढ़ना है। उसके बाद एक दो मैदान है, जैसे मैंने बताया कि उसको नहीं पढ़ना है, लेकिन फिर भी मैं एक दो मैदान जो इम्पोर्टेंट है उसको मैं बता रहा हूँ। इम्पोर्टेंट मैदान जो है उसको मैं एक दो बता देता हूँ। एक पेज लेना पड़ेगा, एड पेज। ठीक है, जैसे जैसे आप हेडिंग डाल सकते हैं, राजस्थान का मैदान। राजस्थान का मैदान, ये तो पूरा सूखा है, राजस्थान का मैदान। तो राजस्थान आप ड्रॉ कर लीजिए। ठीक है, राजस्थान के मैदान में आपको एक चीज़ याद रखना है, ये होता है अरावली। ठीक है, ये हो गया है, ये हो क्षेत्र हो गया राजस्थान का मैदान। ये जो है ना, ये अरावली है, जो गुजरात से लेकर ये दिल्ली तक इसका फैलाव है। ठीक है, ये अरावली, और अरावली में ही एक शिखर है, गुरु शिखर। गुरु शिखर है, और गुरु शिखर में क्या है, माउंट आबू है। माउंट आबू में दिलवाड़ा का जैन मंदिर है, दिलवाड़ा का जैन मंदिर है। गुरु शिखर ये, ठीक है, राजस्थान का है, सर्वोच्च चोटी गुरु शिखर है। ठीक है, गुरु शिखर है। ये हो गया अरावली। अरावली में गुरु शिखर स्थित है, राजस्थान में है। और यहीं पर माउंट आबू है, माउंट आबू राजस्थान में है। और यहाँ पर दिलवाड़ा का जैन मंदिर है जो काफ़ी फेमस है। तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, मैं लिखा नहीं रहा हूँ, सिर्फ बता दे रहा हूँ कि दो आप किसे कहते हैं। कहीं कहीं आपको पढ़ने को मिलेंगे दो आप का कहने का मतलब है दो नदियों को मिलने वाला क्षेत्र दो आप कहा जाता है। ठीक है, दो नदियों को क्षेत्र को क्या कहा जाता है, दोआब। दो नदियों के बीच के क्षेत्र को दोआब कहा जाता है। जैसे होता है कि बिष्ट दोआब, बारी दोआब, रचना दोआब, छज दोआब, ये सब होता है दोआब। लेकिन आपको इतना डिटेल में जानने की कोई आवश्यकता नहीं। जितना आप लोगों के लिए ज़रूरी है मैं उतना आपको पूरा डिटेल में बता रहा हूँ। इससे बाहर आपको पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। राजस्थान में कुछ झीलें भी हैं, जब हम झील करेंगे तब वहाँ पर विस्तार से बात करेंगे। ठीक है, गंगा का मैदान आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, ये हमारा हो गया इतना ख़त्म। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, अब हेडिंग डाल दीजिए तटीय मैदान, कोस्टल मैदान। ठीक है, तटीय मैदान आपको ये तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सा मैदान है, कहाँ पर स्थित है। ठीक है, तो सबसे पहले इतना ही ड्रॉ आप कर लीजिए। मैप का यूज जियोग्राफी में बहुत ज़्यादा होता है। जितना मैप का यूज कीजिएगा आपको रटना नहीं, जियोग्राफी रटना नहीं। जब आप पूरी तरह एक बार मैप में समझ जाओगे तो आपको चीज़ें याद रहेगी आसानी से। ठीक है, तटीय मैदान, सबसे पहले तट रेखा की लंबाई मैंने पिछले भी बात किया है। तट रेखा
6100 किलोमीटर है द्वीपों को मिलाकर, याद रखना द्वीपों को मिलाकर 6100 किलोमीटर है तटरेखा की लंबाई, द्वीपों को मिलाकर, ना तो कहीं कहीं दिया हुआ है, ठीक है 7000 प्लस जो दिया हुआ 7000 से अधिक, वो सिर्फ द्वीप को छोड़ के, ये द्वीपों को मिलाकर तटरेखा की कुल लंबाई 6100 किलोमीटर है, ठीक है। तो तटीय मैदान आपको दो पढ़ना है, एक पश्चिमी तटीय एक पूर्वी तटीय। तो पश्चिमी तटीय जो होता है ना, ये हुआ पश्चिमी तटीय, पश्चिमी तट में सिर्फ पहाड़ी है, पूर्वी तट ऐसे खड जैसा है, ठीक है। तो पश्चिमी तट के जो विस्तार है, जो पश्चिमी तट है, पश्चिमी तट का जो विस्तार है ये गुजरात से लेकर कहाँ तक है, यहाँ तक, कन्याकुमारी तक, ठीक है। अब पूर्वी तट जो है ना, पूर्वी तट ये अगर हम बात करेंगे उड़ीसा से लेकर कन्याकुमारी तक, ठीक है। ये जो पश्चिमी तट 6 राज्य में इसका विस्तार है, ओके, ये आपको याद रखना। उसके बाद गुजरात के बाद क्या क्या आता है वो तो आपको पता ही है, ठीक है। बस तटीय मैदान में इतना ही आपको याद रखना है कि तटीय मैदान की कुल लंबाई 6100 किलोमीटर द्वीपों को मिलाकर, पश्चिमी तटीय के विस्तार गुजरात से लेकर कन्याकुमारी तक, पूर्वी तटीय के विस्तार उड़ीसा से लेकर कन्याकुमारी तक, इतना ही आपको याद रखना है। इसमें और ज़्यादा याद करने की आपकी कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है। बस इतना ही है इसमें। अब सबसे महत्वपूर्ण खंड है इस टॉपिक का प्रायद्वीपीय पठार व क्षेत्रीय अध्ययन। प्रायद्वीपीय पठार किसे कहते हैं, मैंने शुरू में ही डायग्राम के माध्यम से दिखा दिया कि इस क्षेत्र को प्रायद्वीपीय पठार कहते हैं, जो त्रिभुजा आकार है। ये सबसे पुराना बना है आर्कियन काल में, ये बना है जब दो प्लेटों के टकराहट से, तो उतना डिटेल में आपको जाने की आवश्यकता नहीं। सबसे पहले कहीं कहीं आपने सुना होगा कि भारत एक प्रायद्वीपीय, प्रायद्वीप का मतलब क्या होता है, व्हाट इज ए पेनिनसुलर, ठीक है, व्हाट इज ए पेनिनसुला, ठीक है। ये क्या है, प्रायद्वीप के मतलब क्या है, भारत एक प्रायद्वीपीय है, इसका मतलब क्या है, तो प्रायद्वीप के मतलब होता है कि तीनों तरफ से जल से घिरा हुआ क्षेत्र को कहा जाता है प्रायद्वीप। भारत जैसे तीनों तरफ से घिरा है, दक्षिण में हो गया है हिंद महासागर, पूर्व में हो गया बंगाल की खाड़ी, पश्चिम में हो गया अरब सागर, ये है ना, यहाँ हिंद महासागर, बंगाल की खाड़ी, अरब सागर, ये तीनों तरफ जल से घिरा हुआ, इसलिए भारत एक प्रायद्वीपीय है, ठीक है। तो प्रायद्वीप आपको समझ में आ गया, प्रायद्वीप जो तीनों तरफ से जल से घिरा हुआ हो उसको हम प्रायद्वीपीय कहते हैं, ठीक है। बस इतना ही। प्रायद्वीप में आपको कुछ अगर याद रखना है तो एक याद रखना, पुराना है, सबसे पुराना है, आर्कियन काल में बना है, सबसे पुराना है, ठीक है, सबसे पुराना है, ओके। और इसका विस्तार जो है 16 लाख वर्ग किलोमीटर। प्रायद्वीप के बारे में इतना ही आपको जानना है, ठीक है। अब हम बात करेंगे प्रायद्वीप का क्षेत्रीय अध्ययन। आप प्रायद्वीप को बात करेंगे हम क्षेत्रीय अध्ययन, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है क्षेत्रीय अध्ययन। क्षेत्रीय अध्ययन में सबसे पहला बात करेंगे हम अरावली, जैसे मैंने बताया है अरावली, ठीक है, अरावली, ये हो गया है अरावली, यहाँ पर गुरु शिखर है, ठीक है, अरावली। तो सबसे पहले बात करते हैं कि ये एक अवशिष्ट है, अवशिष्ट पर्वत है, ठीक है। अवशिष्ट पर्वत के कहने का मतलब जो घिस घिस कर ये वायु अपरदन या अन्य अपरदन से घिस घिस कर ये इसकी ऊंचाई कम हो रही है, इसलिए उसको कहा जाता है अवशिष्ट पर्वत। जैसे इसकी ऊंचाई ये था बिफोर, अब हो गया ये घिस 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 कर अब हो गया है ये, तो इसको कैसे कहा जाता है, इसको कहा जाता है अवशिष्ट पर्वत, ठीक है, जो बचा खुचा है। और अरवाली यहीं पर स्थित है गुरु शिखर, जैसे मैंने पिछले भी बात की है, गुरु शिखर, और यहाँ का सर्वोच्च चोटी है गुरु शिखर, सर्वोच्च चोटी है। और यहीं पर है दिलवाड़ा का जैन मंदिर,
वाला का जैन मंदिर माउंट आबू में काफ़ी प्रसिद्ध है। ठीक है, माउंट आबू में। और याद रखना यहीं पर जो भी पहाड़ है, जो भी पहाड़ बचा है उसमें खनिज मिलना ही मिलना है। जैसे यहाँ पर तांबा और जस्ता मिलता है। ठीक है, तांबा और जस्ता मिलता है। आपको याद रखना है, कभी भी खनिज चैप्टर पढ़ोगे, खनिज कभी भी पढ़ोगे तो एक बात हमेशा याद रखना, खनिज उसी क्षेत्र में मिलेगा जहाँ पर पहाड़ होगा, जहाँ पर पहाड़ी होगा। जैसे पश्चिमी घाट में पहाड़ ही पहाड़ वहाँ पर मिलेगा, हिमालय में मिलेगा, उसके बाद से प्रायद्वीपीय खंड में मिलेगा। ठीक है, दूसरी इतना तो हो गया है। दूसरे हो गया विंध्यन, विंध्यन। ठीक है, क्षेत्रीगत इसका अध्ययन कर रहे। टाइटल आप क्या डालेगा, प्रायद्वीप पठार वो क्षेत्रीय अध्ययन। तो एक प्रायद्वीप पठार के बारे में बात हो गया है, एक अरावली, दूसरा हो गया विंध्यन। विंध्यन अब बात कर रहे हैं। विंध्यन का विस्तार सबसे पहले हम देख लेते हैं, विंध्यन का विस्तार देख लेते हैं। ठीक है, तो इसका विस्तार कहाँ से है, गुजरात से लेकर बिहार तक। विंध्यन को क्या कहा जाता है, ये नॉर्थ इंडिया को साउथ इंडिया से डिवाइड करता है। ये भारत को दो बराबर भागों में विभाजित करता है विंध्यन। ठीक है, दो बराबर भागों में डिवाइड करता है विंध्यन, नॉर्थ इंडियन साउथ इंडियन। ठीक है, कहाँ से विस्तार है, गुजरात से लेकर बिहार तक है। इसका अन्य नाम है, और किन नामों से जाना जाता है, तो इसका अन्य नाम क्या है, इसका अन्य नाम है, एक हो गया है कैमूर। ओके, कैमूर हो गया है इसका एक अन्य नाम है। ठीक है, विंध्यन हो गया है। अब तीसरा बात हम करेंगे छोटा नागपुर पठार। तीसरा बात करेंगे छोटा नागपुर पठार, छोटा नागपुर पठार। छोटा नागपुर पठार कहाँ है, तो छोटा नागपुर पठार ये झारखंड में है। तो छोटा नागपुर पठार जो होता है ना, छोटा नागपुर पठार ये है छोटा नागपुर पठार। ये हजारीबाग पठार और रांची का पठार को अलग करता है। एग्जाम में पूछा जाता है कि हजारीबाग पठार और रांची के पठार को कौन सा पठार अलग करता है। ठीक है, इसीलिए ये छोटा नागपुर पठार जो है वो हजारीबाग और रांची के पठार को अलग करता है। ठीक है, और दामोदर नदी इसको दो बराबर भागों में बांटती है। दामोदर नदी, ठीक है, दो भागों में बांटती है। भागों में इसको क्या करती है, डिवाइड करती है। दो भागों में, दो भागों में डिवाइड करती, एक उत्तर में एक साउथ में। उत्तर में हजारीबाग पठार, दक्षिण में हो गया है रांची का पठार। ठीक है, और इसे क्या कहा जाता है, ये खनिज युक्त है, काफ़ी खनिज है इसमें। ठीक है, पुराने प्रवचन इसलिए इसमें खनिज युक्त है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है, रूर ऑफ इंडिया, रूर ऑफ इंडिया या मिनरल्स हार्डलैंड ऑफ इंडिया, हार्डलैंड ऑफ इंडिया। 70% खनिज यहाँ पर मिलता है, 70% खनिज यहाँ पर मिलता है। ठीक है, बहुत इम्पोर्टेंट है ये, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अब हम और एक चीज बचा है अभी, थोड़ा सा पेज ऐड करना पड़ेगा। अब हम बात करेंगे मेघालय का पठार। ये कितना, तीसरा, चौथा नंबर बात करेंगे मेघालय का पठार। मेघालय का पठार, ठीक है, ये पूर्वोत्तर राज्य में है। इसे आप भी ड्रॉ कर सकते हैं। मेघालय का पठार यहाँ पर 1 2 सीक्वेंस में, ठीक है, सीक्वेंस में है। तो ये हो गया है
गारो, खासी, जयंतिया। और यहाँ पर दो जो है ना, ये इसको कहते मिकिर और रेगमा। ठीक है, तो सीक्वेंस में है गारो, खासी, जयंतिया, ये मेघालय में है, और मिकिर और रेगमा। ठीक है, अब यहाँ पर हम पूर्वोत्तर भारत की पहाड़ियाँ देख लेते हैं। ठीक है, पूर्वोत्तर भारत के पहाड़ियाँ देख लेते हैं। एक हो गए है डाफला, मिरी, अबोर, मिस्पी, पटकाई, नागा, मणिपुर, मिजे। याद रखने के तरीका दमम। ठीक है, दमम, पनम, PNM, दमम, PNAM। ठीक है, डाफला, मिरी, आबोर, मिसी, पटकाई, नागा, मणिपुर, यानी मणिपुर और मिजो को लुसाई भी कहा जाता है। इसको कराने का मकसद सिर्फ यही है क्योंकि एग्जाम में सीक्वेंस पूछने के लिए आता है। ठीक है, अब डायग्राम में भी देख सकते हैं, ये पूर्वोत्तर की पहाड़ियाँ हैं, पूर्वोत्तर की पहाड़ियाँ हैं। जैसे मेघालय ने मैंने बात किया था, एक गारो, खासी और जयंतिया, गारो, खासी और जयंतिया। ठीक है, और मिकिर, रेगमा अरुणाचल प्रदेश में मिकिर। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में मिकिर, अबोर पहाड़ी, पटकाई बूम, नागालैंड में नागा पहाड़ी, मिकिर पहाड़ी असम में है, और मिरी जो होता है ना वो अरुणाचल प्रदेश, अबोर अरुणाचल प्रदेश। डाफला इन दोनों के सीमा पर है, डाफला अरुणाचल प्रदेश और असम के सीमा पर डाफला है। ठीक है, लुसाई पहाड़ी मिजोरम में है। इसको कराने के बस यही मकसद है कि एग्ज़ाम में इसको पूछा जाता है। मैं बस वही क्वेश्चन कराता हूँ, वही क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर में पूछा गया हो और जिसको पूछने की संभावना हो। मैं ठीक है, एक्स्ट्रा में कुछ ज़्यादा नहीं करवा रहा हूँ, जो इम्पोर्टेंट है वही मैं करवा रहा हूँ। और ये सब एग्ज़ाम में पूछा जाता है, एग्ज़ाम में पूछा जाता है। ठीक है, लास्ट हमारा है, कितना नंबर तक हो चुका था हमारा? चौथा। लास्ट हमारा है पांचवा, कर्नाटक का पठार, कर्नाटक का पठार। सबके आगे आप डायग्राम बना लीजिएगा। डायग्राम इज मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर जियोग्राफी। ठीक है, एक चीज़ मैं आपको एक्स्ट्रा लिखा रहा हूँ, याद रखना, सतपुड़ा सीक्वेंस में लिखा रहा हूँ, अजंता, सतमाला, बालाघाट, हरिश्चंद्र। ठीक है, इस क्षेत्र को जो है ना, इसको दक्कन ट्रैप कहा जाता है, दक्कन ट्रैप, इस रीजन को। ठीक है, और यहाँ पर है कर्नाटक का पठार। ठीक है, ये मैदान है। ठीक है, ये मैदान, यहाँ पर पहाड़ी है। ठीक है, तो दक्कन ट्रैप कहाँ है? कर्नाटक का पठार कहाँ है? दक्कन ट्रैप के नीचे में। दक्कन ट्रैप के क्या है? दक्षिण में है, दक्कन ट्रैप के दक्षिण में है। ओके, दक्कन ट्रैप के दक्षिण में है। यहाँ पर जो है ना, यहाँ पर बाबा बुदान की पहाड़ी है, बुदान की पहाड़ी है। ठीक है, और यहाँ का सर्वोच्च चोटी जो है, कर्नाटक की जो सर्वोच्च चोटी, वो है कुद्रेमुख। कुद्रेमुख ये इम्पोर्टेंट है, कुद्रेमुख 1892 मीटर। ठीक है, और यहाँ पर कृष्णा, कावेरी और श्रावती, जो श्रावती जैसी नदी इस क्षेत्र से बहती है। ठीक है, ये कर्नाटक का मैदान है, कर्नाटक का पठार है। कर्नाटक का पठार में हम दक्कन ट्रैप के दक्षिण में, दक्कन ट्रैप क्या होता है? सतपुड़ा, अजंता, सतमाला। ये सीक्वेंस में एग्जाम में पूछ सकता है, सीक्वेंस याद रखना, सब सीक्वेंस में है, नॉर्थ से लेकर साउथ तक। सतपुड़ा है, अजंता है, सतमाला, बालाघाट, हरिश्चंद्र। ठीक है, ये क्षेत्र मैदान का है, जो पूर्वी भाग होता है
पश्चिमी भाग जो है ये पहाड़ी है। यहाँ का सर्वोच्च चोटी जो है कुद्रेमुख है, कुद्रेमुख। ठीक है, कुद्रेमुख कहाँ का सर्वोच्च चोटी है, तो ये कर्नाटक की है। यहाँ से कौन कौन सी नदी बहती है, कृष्णा, कावेरी और श्रावती जैसी नदी इस क्षेत्र से होकर बहती है। आज के सेशन बस यहीं तक। कल हम बात करेंगे दक्षिणी पहाड़ी क्षेत्र में। दक्षिणी पहाड़ी क्षेत्र में जैसे दक्षिण भारत के सबसे ऊंची चोटी कौन सा है, दोदा बेटा कहाँ है, अनायमुड़ी क्या है, इसके बारे में हम पूरा विस्तार से बात करेंगे। बस आज के लिए यहीं तक। तब तक ले आप जो पहली क्लास के और दूसरी क्लास के नोट्स कंबाइन में बनाएंगे, रिवीजन करते चलिएगा। ठीक है, तो ठीक है, थैंक यू सो मच।